तो डॉक्टर साहब क्या ये जंग बढ़ सकती है? जी, जंग तो बढ़ेगी। अभी जंग तो अभी तो जंग तो मैं इसको नहीं कहूँगा। हमले हो रहे हैं वहाँ पे और हमले जारी हैं और ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसमें आगे बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी है गालिबन ईरान की, ये रही है इतने सालों में, बहुत पेचीदा रही है, जिसकी वजह से एक उलझाव पैदा होता रहा है। और उलझाव में वो जो है ना, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे अमेरिका के साथ उनके मामला ख़राब रहे हैं लेकिन ठीक भी रहे हैं साथ साथ। जो मैंने कल भी बात की थी कि नॉर्दर्न अलाइंस, मैं जब ये 9/11 के बाद बहुत दफ़ा ईरान जाना भी हुआ, उनके लोगों से भी बहुत दफ़ा मुलाकात हुई, तो मैं कोशिश हमेशा उनसे करता रहा और बहस भी होती रही बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पे जैसे नॉर्दर्न अलाइंस के वो साथ थे तो उन्होंने खुश आमदीद कहा। जब नॉर्दर्न अलाइंस आया अमेरिका के साथ, उन्होंने खुश आमदीद कहा उसको। और जनरल कासिम सुलेमानी जो हैं वो अहमद शाह मसूद के टीचर रहे। अहमद शाह मसूद जो है उनसे ट्रेनिंग लेते रहे एक ज़माने में। ये ख़ुद एक दफ़ा कासिम सुलेमानी साहब के करीबी लोगों ने बताई थी मुझे बात। तो इशू ये है सारा कि उनकी तस्वीर वगैरह भी हैं पुरानी, तो उनके साथ अब इशू ये है कि जो ये तस्वीर आपको नज़र आएगी अहमद शाह मसूद और इसमें कासिम सुलेमानी हैं। ये कासिम सुलेमानी जैकेट में है और अहमद शाह मसूद, तो ये उस ज़माने में अहमद शाह मसूद के साथ जो है ये जनरल कासिम सुलेमानी, ये अफ़गानिस्तान में। तो एनीवे मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो नॉर्दर्न अलाइंस के वो साथ, अच्छा अब लेकिन उससे जो मज़ीद पेचीदा सूरत हाल थी, वो सूरत हाल बनी जब सद्दाम हुसैन इराक़ में हुआ। अच्छा, इराक़ में हुआ जब अमेरिकन आए, वो पहला जो उनका फेज़ था 26 दिन में, जिसमें 22वें दिन वो उन्होंने 22वें दिन जो है वो बगदाद 26 दिन का था। ये पहली वेव जो थे, तो उन्होंने बगदाद 3 दिन लगे थे उनको बगदाद में, बगदाद पहुंच गए थे। वो स्टैचू जो गिरा था सद्दाम हुसैन का, तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो है वो बहुत से लोगों से मुलाकात, बल्कि एक साहब जो हैं वो अब दुनिया में नहीं है लेकिन मैं उनका ज़्यादा उनके बारे में बात, उनका नाम था अहमद शलबी। अच्छा, अहमद शलबी जो है ना वो किसी तरह से वो बहुत करीब आ गए थे। मैं बल्कि टीवी के लिए उनका बीपर शीपर भी किए एक आध दफ़ा, मैं उनसे मिला भी। वो अहमद शलबी जो हैं वो शटल करते थे ईरान के दरमियान और अमेरिकन के दरमियान। ये बड़ा करीब हो गए थे पॉल वुल्फोविज के। और दो पॉल थे ना इराक़ में, एक पॉल ब्रेमर थे और एक पॉल वुल्फोविज थे। तो ये जो हैं ये दोनों पॉल्स के बड़े करीब हो गए थे। यानी एक जो पॉल वुल्फोविज थे वो तो रम्सफील्ड के नायब सेक्रेटरी डिफेंस थे, और जो पॉल ब्रेमर थे वो जब सद्दाम हुसैन को हटा दिया तो वहाँ पर सद्दाम हुसैन की जगह कौन आया, वो पॉल ब्रेमर आ गए। और पॉल ब्रेमर ने आके एक वहाँ पर वो एक अबूरी सेटअप बनाया, वो यानी अमेरिकन आ गए, वो खुद पॉल ब्रेमर बैठ गए और वो बाद में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी बन गए। एनीवे, तो वो जो है वो, और उनकी जो काबीना बनी तो उस काबीना में वो अहमद शलबी भी थे। और अहमद शलबी शटल करते रहते थे तेहरान से बगदाद, इधर से इधर, इधर से, कि ये जो है ना ये क्या है मामला। तो वो जनाब जब इसी तरह बॉन कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर भी ईरान मुकम्मल मौजूद था, बल्कि ये हुआ कि वो काफ़ी लोगों को कन्विंस किया हामिद करज़ई के लिए कि हामिद करज़ई को बनाया जाए। यूनुस कानूनी गालिबन तैयार नहीं हो रहे थे, जो मैं इसको चूँकि रिपोर्ट कर चुका हूँ तो मैं उस बात दोहरा रहा हूँ। यूनुस कानूनी और बाकी लोग जो हैं वो तैयार नहीं हो रहे थे बॉन कॉन्फ्रेंस के दौरान हामिद करज़ई पे। तो ईरान ने कहा कि आप आ जाएँ उसमें। जनरल फ़हीम और ये सारे लोग उस वक्त साथ थे नॉर्दर्न अलाइंस में। तो एक बड़ी अच्छा, फिर ये मैं अहमद शलबी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि अहमद शलबी जो है वो एक बड़ा मिस्टीरियस किरदार था, दुनिया में नहीं है, मैं कुछ बात कह रहा नहीं, इतना अजीब वो थे। वो जॉर्डन को मतलूब थे, कई मुल्कों में फ्रॉड किया हुआ था, वो किसी तरह से ये न्यूकॉन बन के और वो ये पहुँच गए थे इनके करीब, जो है ना ये पॉल वुल्फोविज के, और न्यूकॉन मौजूद थे ना उस वक्त, अभी भी हैं। तो उस वक्त वो न्यू कॉन्स के करीब पहुंच गए थे, पॉल वुल्फोविज और पॉल ब्रेमर और ये सारे, और रम्सफील्ड और ये सारे। तो वो जगह वगह बना के वो घुसे बीच में, और उन्होंने कहा मैं ईरान से भी अप्रूवल लेकर आता हूँ, इधर से भी लाता हूँ। तो ज़ल्मे भी उस वक्त एक्टिव थे इराक़ और अफगानिस्तान दोनों जगहों पे, तो ये ज़ल्मे के साथ भी बड़े क्लोज हो गए थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ भी।
अब हुआ ये कि मैंने कहा यार ये 1 मिनट ज़रा ये कहते ये जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान ये शटल कर रहे हैं, तो मैंने पूछा वहाँ पे लोगों से बहुत, मैंने कहा यार ये वो ईरान जो है वो तो उधर तो वो कह रहे हैं एक्सेस ऑफ ईवल है, तो इधर ये भी चल रहा है मामला। बहरहाल ईरान जो कि ज़ाहिर है सद्दाम हुसैन और इराक बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत ज़्यादा, तो वो लेकिन वो जो करेक्टर था अहमद शलबी, वो ये हुआ कि अगले साल उन्होंने पता चला कि जनाब अहमद शलबी जो कि इनके दरमियान शटल कर रहे थे, अमेरिकन ने ही पकड़ लिया अहमद शलबी को, और पकड़ के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप तो ईरान के जासूस हैं और आप यहाँ से मुखबरी करते हैं, उनको कोर्ट जाके बताते हैं, और सारा तो 1 महीने बाद वो पता चला FBI ने और CIA ने तहकीकात शुरू कर दी, गिरफ्तार कर दिया, हटा दिया, पता नहीं क्या बना, उनकी भी डेथ हो गई बाद में। वो वजाहत करते रहे और फिर ये उसके बाद अजीब गरीब मामला। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक पेचीदा एक होती है ना, एक कॉम्प्लेक्स एक सिनेरियो है। मिसाल जैसे टर्की है, तो ईरान जो है वो आज़रबाईजान के साथ, आर्मीनिया के साथ है, टर्की से अच्छे ताल्लुकात हैं, बरादर मुल्क है उनका, लेकिन वो आर्मीनिया के साथ है। और इसी तरह से जो सीरिया के ऊपर पॉलिसी, तो वो टर्की और उसमें ईरान, मतलब एक होता है ना कि आप एक जगह, मतलब ईरान की कॉम्प्लेक्स पॉलिसी है। मतलब मिसाल के तौर पे इंडिया के अपने ताल्लुकात जैसे भी हैं, उनके अपनी इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है, वो जैसे चाहें वो बनाए, उनको वो इसराइल के साथ हैं इंडिया, तो ईरान जो है वो इंडिया के साथ है। यानी अब देखें ना, ये वो उनके साथ तिजारत शुरू हो रही है, तो वो बाद में वो तो ये गज़ा का मामला जब शुरू हुआ तो उसके बाद कहीं जाके वो हुआ, लेकिन फिर भी इवन देन तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और मैं आज ये बात दोबारा वही अपनी दोहरा रहा हूँ, घिसा पिटा जुमला, कि जियो पॉलिटिक्स दुनिया की आपकी लोकेशन से शुरू होती है। आपको अपने आस पास मौजूद जो मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, इंडिया को भी बेहतर बनाने चाहिए, पाकिस्तान को भी। अब देखें ना, ये क्या हुआ था रौला, ये जो पड़ा है दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है कश्मीर में, मैं कोई सरकारी पाकिस्तान का या ये आप देखें क्या हुआ है, एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से क्या बात हुई है कि फॉल्स फ्लैग है, या यह है कि आप इसकी तहकीकात करवाएं, जॉइंट भी ना करवाएं, किसी से करवा लें, यानी किसी से करवा लें, आप अपने जुडिशल कमीशन बना लें इंडिया में, कुछ कर लें, वो एक तहकीकात करा के बताएं कि भाई ये कैसे हुआ। वो हो ही नहीं, पता ही नहीं चला, 3 खाके कुछ नाम पता नहीं क्या, वो फिर जो कुछ हुआ वो हमें पता है। तो मसला ये है कि ये आपकी जो जियो पॉलिटिक्स है वो आपके आसपास से शुरू होती है हमेशा। अगर आप अपने उस पड़ोस के ममालिक के साथ बिल्कुल ठीक हैं, अब देखें ये अरब ममालिक के साथ जो है वो उनके ताल्लुकात बेहतर हुए, लेकिन कितने बेहतर हुए, कितना अरब, बशारुल असद यहाँ से चले गए, टर्की के वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ईरान उस वक्त भी रहा, वो बढ़ते एक ऐसी जगह आ जाती है कि वो बंदा कहता है कि यार मैं बात करूं तो पता चला अच्छा हमारे वहाँ ताल्लुकात अच्छे भी रहे लेकिन बीच में बहुत ख़राब भी हुआ। और मैंने उस वक्त काफ़ी, चूँकि मैं मेरे ज़ाती तौर पे भी मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के वक्त उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने किया, ईरान ने, कदीर ख़ान साहब के उन्होंने कहा कि बहरहाल, और कभी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे। फिर उसके बाद मैं गया, उन्होंने बुलाया ईरान, कई दफ़ा वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ। उनको ज़ाहिर है कि ईरान को बहुत ज़्यादा सईद हसन नसरुल्लाह और बाकी सारे लोगों के साथ तो बहुत में, लेकिन कॉम्प्लेक्स होती है ना पॉलिसी के, ये कैसे, इसके आगे कैसे, मतलब क्या रशिया आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है? अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो आप चाइना के साथ हैं या इंडिया के साथ हैं, या इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में आपकी, मतलब एक होता है कॉम्प्लेक्स पॉलिसी है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चूँकि इतने अच्छे नरम और बड़े प्यारी मीठी ज़बान में बात करने वाले हैं, तो वो बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार मैं इस पर बहस क्या करूँ, अंडरस्टैंड तो करूँ कि कैसे आप रन कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी लेकिन यहाँ ऐसे होगी, ये इसके साथ नहीं तो यूँ होगी, तो अगर इसराइल के साथ वो हैं तो उसके साथ यहाँ पे होगा। ये कॉम्प्लेक्स होता गया मामला। उसके नतीजे में ये हुआ कि वो चूंकि इतना, फिर ये कि वो जो रिफॉर्मिस्ट कौन है, ये कॉम्प्लेक्स होता गया। रहबर जो हैं आयतुल्ला खामेनी, उनके लिए एक बड़ा क्राइसिस उनके इंटरनल लोग खड़ा करते रहे इस पूरे अरसे में।
आयतुल्लाह खामेनी के लिए कि वो इधर नहीं है तो वो इसके साथ होगा, तो वो करीब है तो वो फिर अलग हो गया, तो वो फिर अच्छा पार्लियामेंट में कैसे होगा। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम अंदर बन गया कि आयतुल्लाह खामेनी के लिए जो है वो रहबर के लिए उनके जो कि बड़े ज़बरदस्त एक कदावर शख्सियत हैं, उनके लिए इनके जो पार्लियामेंट के लोग और नीचे लोगों ने मसाइल खड़े कर दिए और करते गए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती गई और वो अंदर ही अंदर कहीं फिर दुश्मन आपके अंदर घुसता जाता है दाखिल होता जाता है। अच्छा, अब यह है कि रिजीम चेंज कैसे रिजीम चेंज कौन आएगा और क्या कोई है बंदा जो इस वक्त आके संभाल लेगा और उसके सारे उसको पूजना शुरू कर देंगे। अच्छा, अगर रिजीम चेंज नहीं तो ये रिजीम तो ऑलरेडी बहुत वीक हो गई है। तो ये वीक होने के बाद ये अगर बात करती है अमेरिका से तो वो तो शिकस्त तस्लीम करना होगा, सरेंडर होगा। अमेरिका तो चाह रहे हैं ना सरेंडर डॉक्यूमेंट करें आप इस वक्त जापान की तरह, एक दस्तखत करके दें कि सरेंडर कर दिया, और वरना मजीद हमले जारी रहेंगे और मजीद लोगों को निशाना बनाया जाता रहेगा। और अभी ये तो न्यूक्लियर से बात बढ़ गई है ना बहुत ज़्यादा, वो हमले अभी भी जारी हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, ये तबाह हो रहा है, और वो कह रहे हैं मजीद जो कभी ईरानियन एम्पायर होती थी उसका नामो निशान मिट जाएगा सारा। अच्छा, अब इसमें सारे जो पूरे रीजन के लिए और पूरी इस्लामी दुनिया के लिए और गैर इस्लामी दुनिया के लिए भी इसमें एक इश्यूज हैं बहुत बड़े। ये ईरान है, ईरान जवाब देता है, कैसे देता है? क्या ये मामला जो हैं ये ग्रे जोन वॉरफेयर में तो नहीं चले जाएंगे? जहाँ पे ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब ये है कि सॉफ्ट टारगेट्स दुनिया भर में उन पर अटैक होना शुरू हो गए, एम्बेसीज खाली हो रही हैं इसराइल की, लेकिन अमेरिका और बाकी मुल्क तो मौजूद हैं। तो पूरी दुनिया में पता चले कि फॉल्स फ्लैग ही किसी ने करवा दिए या कुछ और ग्रे जोन शुरू हो गया वॉरफेयर, एसेसिनेशन शुरू हो गई, हाईजैकिंग शुरू हो गई, धमाके, ये इस तरफ चला गया मामला। इराक, सीरिया, ये सारे मुल्क स्टेबल नहीं हैं। एक दरमियान में और मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया, उनकी रिजीम देखे ना डिस्टेबल। अगर वो एक लास्ट मिनट पे ये भी मुमकिन है अचानक चाइना या कोई मुल्क दरमियान में आए। नेतन्याहू थोड़ी देर में बात करेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप से तो करनी है उसने, वो रब्ता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉल अभी होनी है कुछ देर में, इस प्रोग्राम के ऑन एयर जाने तक कॉल नहीं हुई, वो कॉल जो होनी है आज किसी वक्त, वो बात होनी है नेतन्याहू और प्रेसिडेंट पुतिन की। प्रेसिडेंट पुतिन और नेतन्याहू की बात मॉस्को इसको कंफर्म कर रहा है कि वहाँ से क्रेमलिन से बात कंफर्म उन्होंने शायद अनाउंस नहीं किया पब्लिकली, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन की बात होनी है नेतन्याहू से। अब चाइना या प्रेसिडेंट पुतिन ये दरमियान में कहते हैं कि इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया जाए और हम दरमियान में आ रहे हैं और ये नेतन्याहू से दरमियान में वो करते हैं कि इसको रोक दिया जाए। तो ईरान जाहिर है कि ये इसके भी इम्कान हैं कि वो प्रेसिडेंट पुतिन दरमियान में आए। अब ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान टेलीफोन कॉल हुई है और उस कॉल के अंदर ईरान के न्यूक्लियर को भी डिस्कस किया गया है। वो ईरान के न्यूक्लियर को क्या डिस्कशन हुआ था वो देखें। जो रशिया में जो वाक़यात पेश आए थे, दहशतगर्दी के वाक़यात, जिसमें पहले ऐलान हुआ कि 40 जहाज़, फिर ऐलान हुआ कि 12-13, लेकिन खबरें ये थी कि 5 उनके। उसके बाद वो टेलीफोन कॉल हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट पुतिन की, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मुझे इसका इल्म नहीं था और यह है कि आप जो है इसको हम एड भी बंद कर रहे हैं यूक्रेन की, और एक तरह से यूक्रेन को साइन ऑफ कर दिया था उन्होंने। और फिर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो उन्होंने तो, लेकिन उसमें ईरान के न्यूक्लियर के हवाले से क्या ईरान ने नहीं पूछा प्रेसिडेंट पुतिन से कि आपके साथ जो ट्रंप की बात हुई है तो वो क्या बात हुई है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ईरान के साथ तो ऊपर नीचे कर सकते हैं ना मामला, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ नहीं कर सकते। वो ये ध्यान में रखें, पुतिन के साथ और चाइना के साथ इस वक्त वो बिल्कुल वो टेलीफोन कॉल पे वो कहेंगे जी मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो तो पूरा फिर तो उथल पुथल हो जाएगी ना दुनिया। तो वो जो पुतिन से बात कर रहे हैं तो समझे वो प्रेसिडेंट शी से भी बात कर रहे हैं। वो इसका मतलब है, तो वो क्या बात हुई थी जिसमें जिसका अलामिया भी हमने टीवी पे दिखाया था। तो वो ईरान ने क्या उसको समझा था सही तरह से, या रशिया ने भी उनको नहीं बताया, या चाइना ने भी उनको नहीं बताया कि ये देखें, मदद करना एक होता है कि टिप ऑफ। ये जो हमारे पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना था, इसराइल ने 81 में जब इराक पे किया है, उनके न्यूक्लियर साइट्स पे किया, तो उसके बाद पाकिस्तान को भी निशाना बनाना था ना। तो पाकिस्तान को एक ब्रादर मुल्क की तरफ से टिप ऑफ हुआ था ना, ठीक है ना, एक दोस्त मुल्क की तरफ से इशारा हुआ था ना कि
इंडियन सॉइल इस्तेमाल होगी। Okay. तो यहाँ ज़िया-उल-हक साहब ने जाके तबीयत साफ कर दी थी, मैसेज दे दिया था बड़ा क्लियरली, उनको समझा दिया था। तो आप कि कोई ना कोई एक मुल्क तो ऐसा है ना, पूरी दुनिया में होगा ना, जिसके पास ये इतलात, ये कैसे पॉसिबल है कि किसी मुल्क में, फिर उस मुल्क में कोई ना कोई आपका इंटेलिजेंस के लोग तो होते हैं ना, सफारत खानों में काम कर रहे होते हैं, मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं से तो इंटेल आती है ना कि भाई ये यहाँ पे ये प्लान हो रहा है। कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए? जॉर्डन इंपॉर्टेंट है, सीरिया इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो वहाँ पर कोई इतला नहीं है। लेबनान में प्रेजेंस है कि कोई ये पॉसिबल ही नहीं है। असल चीज़ ये होती है कि आपको प्लान पता हो सामने कि भाई स्ट्राइक होनी है, नहीं होनी, कैसे हो, क्या, और ये तरीका जो कि पहले इस्तेमाल हो चुका है इस्माइल हानिया के वक्त, तो क्या मुकम्मल उसके बाद हमने यहाँ से चेक लगा के मुसाद के लोग सारे निकाल दिए, वो तो वीडियो रिलीज़ कर दिया आज उन्होंने। अमेरिका क्या चाहता है? क्या वो रिजीम चेंज चाहता है या खाना जंगी चाहता है कि एक ग्रुप खड़ा हो? ये तो खाना जंगी की सूरत हो जाए ना। सरेंडर का मतलब ये है कि वो अंदर लोग दूसरे मौजूद हैं, वो खड़े हो गए हार्ड लाइनर्स, तो उन्होंने कहा कि आपने कैसे लोग में खड़े हो गए। या ये है कि वो अगर वो अटैक करते हैं और अटैक अगर नहीं सही तरह से होता, यानी जवाब नहीं सही तरह से दे पाते हो, तो वहाँ से तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी रहेगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में क्या होगा अगर तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी रहता है? मजीद आज रात जो है वो अगले 8-10 घंटे 12 घंटे अटैक्स होते रहते हैं और हमले और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और उनके एयरपोर्ट्स और बाकी जगहों को निशाना बनाया जाता रहता है। और अच्छा, गजा दरमियान में भूल गए लोग सारे दरमियान में। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है एक तो अगले चंद घंटों में, अभी क्योंकि दरमियान में हम बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, तो अभी इसको कुछ लोग यूट्यूब पे देखेंगे, कुछ कहीं तरह, तो उस वक्त तक क्या हालात होते हैं डेवलप, तो वो हमें नहीं पता। लेकिन मैं इनिशियली यहाँ पर इस वक्त ये बात कह सकता हूँ कि एक तो ये ईरान की तरफ से इसका रद्द अमल आना ज़रूरी है। ईरान अगर रशिया दरमियान में आ जाता है और वो आके कहता है कि हम आपसे कह रहे हैं कि उसको यहाँ रोक दें, तो इवन देन जो है वो ईरान के लिए ज़ाहिर है कि एक विंडो मिलेगी जिसमें वो अपने आप को दोबारा रिससिटेट करके और दोबारा फाल कर सकते हैं कुछ अरसे के बाद। और लेकिन ये है कि जो पोजीशन ऑफ वीकनेस के साथ वो करेंगे, और वो एक बात जाहिर भी होगी दुनिया के सामने।